पर एक ही टीवी था, दूरदर्शन। रामायण महाभारत दिखाया शुरुआत की, तो मैं तब सिटिंग जज करके बोल रहा था कि ये वर्ण व्यवस्था लाने की कोशिश है। और हमारे घर में भी हमें कभी 2 समय की रोटी नहीं मिली। तो लोगों को लगता है कि ईश्वर ने रखा है, ये हमारा भोग है वगैरह। गलत है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। पुराना कोर्स उन्होंने बंद कर दिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और नया कोर्स शुरू किया 5 साल का, ताकि गरीब लॉ कोर्स ना कर सके, इंटीग्रेटेड कोर्स। तो मैंने उसके खिलाफ पहला आंदोलन किया। सर, आप चीफ जस्टिस के बेटे, मैं रोड कुली का बेटा हूं, मेरे पिताजी रोड कुली का काम। तो फिर मैं जज बना। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का अनुभव नहीं था। तो भी वहां सब आरएसएस वाले थे जुडिशरी में, तो मुझे सिंगल बिठाया जज, सिंगल जज, ताकि मेरी फजीती हो और मैं जाऊं। लेकिन उनको मालूम नहीं था मैं उन सब का बाप था। मैंने पहले दिन जजमेंट दिए तो फॉरेस्ट एक्ट का और इनकम टैक्स एक्ट, उसको अमेंडमेंट करनी पड़ी सेंट्रल। बाद में मैंने अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज नो ऑफेंस, इंडियन पिनल कोड से पहला सेक्शन हमने निकाला। तो मैं आज के घड़ी में 2 ही नेताओं को मानता हूँ। ये हमारे मित्र हैं दीपांकर भट्टाचार्य, ऑफिस में रहते हैं, मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, हमने उनको खुद देखा और मुझे लगा कि हमारे दोस्ती का लायक आदमी है। और राहुल गांधी के साथ मैं इस उम्र में हर दिन 25 किलोमीटर चल। जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के साथ मैं हूँ, समता पार्टी थी उनकी, मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष था। जब वो बीजेपी के साथ गए तो मैं उनको छोड़ा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यम है और हम आज जिन शख्सियत के साथ मौजूद हैं, हिंदुस्तान की एक नामी शख्सियत न्यायमूर्ति कोटसे पाटिल सर है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू। बोलिए सर। सबसे पहले हम बातचीत की शुरुआत यहीं से शुरू करना चाहेंगे कि सर आप की पैदाइशी कब हुई और कैसे आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से आप आते हैं। ठीक। देखो, हमारे जमाने में स्कूल्स नहीं थे। मैं 1942 बॉर्न है, तो 50 साल के आसपास हम स्कूल या कुछ सोचने लगे तो हमें कुछ दुनिया ही मालूम नहीं थी। मेरी माँ, मैं और पिताजी तीनों ही मजदूरी करते थे। मेरी माँ को 62 नया पैसा, मेरे पिता को 88 नया पैसा और मुझे 36 नया पैसा मिलता था। इसमें हमारा गुजारा चलता था उस समय में। बाद में हमारी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, जिनका सालाना आय 900 रुपए से कम है, उनको शिक्षा मुफ्त करी और उसके तहत हम स्कूल गए। तो हम स्कूल में गए तो सब बच्चे छोटे छोटे थे। मैं 18 साल का, वो 14 साल के, 8वीं में हम जब गए तो ऐसा बहुत देखा है। पहले तो मैं एक बॉर्न कम्युनिस्ट हूँ, यानी समाजवादी। मैं चाहता हूं कि सबको सब मिले, और इसी विचारसरणी से हम पाले पोसे बड़े हुए। तो जब हमने देखा कि यहाँ तो बहुत डिस्पेरिटी है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे कारण यहाँ की जहरीली ब्राह्मणवादी सोच है, अभिसंगी सोच है। हजारों साल से हमें वो काल्पनिक दुनिया में रखते हैं, जैसे कि स्वर्ग है, नरक है, 33 कोटि देव है, और भी कुछ बकवास करते हैं। इसमें हमारे सब लोग उलझे हुए हैं। मैं सबको नम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि मैं खुद मजदूर था। मैंने कभी किसी ईश्वर के पीछे हम पड़े नहीं, ना मेरे पिताजी, माताजी, ना हम। और आज मैं यहां तक पहुंचा। ईश्वर कोई तुम्हारे प्रगति में बाधा नहीं आता है, ना तो वो उनको हमें हमारे पैरों पर खड़ा होके हमारा विकास करना चाहिए। ये मेरी धारणा है। और फिर मैं
लॉयर बना, जज बना, जजशिप भी मैंने छोड़ दी एट द एज ऑफ 47 में। जजशिप छोड़ के जब इन्होंने टीवी पर रामायण महाभारत दिखाया, सरकार ने, शॉर्ट में बोलता हूँ, मुझे समय इतना, जब इन्होंने सरकार टीवी पर, एक ही टीवी था, दूरदर्शन, रामायण महाभारत दिखाया शुरुआत की, तो मैं तब सिटिंग जज करके बोल रहा था कि ये वर्ण व्यवस्था लाने की कोशिश है, और आज तक यशस्वी हुए। अभी नेताओं के बारे में, राजनीति के बारे में जब मैं सोचता हूँ, तो मैं जिस कम्युनिस्ट फैमिली में रहता था, और हमारे घर में भी हमें कभी 2 समय की रोटी नहीं मिली, तो लोगों को लगता है कि ईश्वर ने रखा है, ये हमारा भोग है वगैरह। गलत है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये हमारा कारण है। और हम ये देश हमारा है, संविधान ने हमें देश का मालिक बनाया है, हम भारत के लोग, तो भी हम समझते नहीं कि देश की इतनी मूल्यवान संपत्ति गेले 11 साल में, उससे पहले कोई, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन गए 11 साल में हमारी सब मूल्यवान संपत्ति है, कुदरत की है, बनाई हुई है, सब अदानी अंबानी को दी जा रही है, और सब बेकायदेशीर, गैर कानूनी है। लेकिन जब हम कुछ मांगते हैं तो सरकार कानून की बात करती है। जैसे कि हमारे मराठा लोग महाराष्ट्र में आरक्षण मांग रहे हैं, तो बोले 50% की मर्यादा है। झूठ बोलते हैं। 50% की मर्यादा उन्होंने ही ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देके तोड़ी है। तो हम चाहते कि सबकी सत्ता में भागीदारी हो, जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। सर, आपकी जो जुडिशरी की यात्रा रही कि आप जब वहां से विदा हुए, आप जज बने, ये कैसा रहा? आप कैसे, मतलब एक जज, ये क्या हो गया है कि हमारा जो, मैं एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर था, अच्छा है नहीं, बहुत बड़ा क्रिमिनल लॉयर था, और उसके हमारे लॉ रिपोर्ट में भी है कि मैंने कितने क्रिमिनल केसेस चलाए थे, लेकिन मेरा वहां मन नहीं लगता था। तो मैं बार काउंसिल मेंबर हुआ, फिर तो सोशल एक्टिविस्ट था ही। तो हमारा जो कोर्स था लॉ का, पुराना कोर्स उन्होंने बंद कर दिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और नया कोर्स शुरू किया 5 साल का, ताकि गरीब लॉ कोर्स ना कर सके, इंटीग्रेटेड कोर्स। तो मैंने उसके खिलाफ पहला आंदोलन किया कि नहीं, आप नया कोर्स जरूर लाइए, मेरा बेटा भी आपके लॉ कॉलेज में आएगा, लेकिन हम जिस परिस्थिति से आए उन सबको पार्ट टाइम और 3 साल का कोर्स चाहिए। उसका मैंने आंदोलन छेड़ा, तो उससे मेरा टॉप जुडिशियरी से परिचय हुआ। भगवती, चंद्रचूड़, शिक्षा मंत्री थे शंकरराव चौहान, हमारे सीएम थे वसंत दादा, कई लोगों ने मेरा वो इश्यू उठाया। तो भगवती, जैसा आपने पूछा कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तो मैंने भगवती को बोला, कि भगवती ने बोला मुझे कि अरे यार, ये इतना अच्छा सब्जेक्ट, हमें क्यों स्ट्राइक हुआ, आपको कैसा हुआ? मैंने कहा सर, आप चीफ जस्टिस के बेटे, मैं रोड कुली का बेटा हूं, मेरे पिताजी रोड कुली का काम करते हैं। तो उनको ताज्जुब हुआ। वो मेरे घर गए, मैं झोपड़ी में रहता था, दिखाने को समय नहीं, अभी है मेरे पास वो। तो वहां जाके मेरी माँ को गले लगा के रोए भगवती, और बोले कि मैं आपके बेटे को जज करूंगा। तब मेरी ना हाईकोर्ट की प्रैक्टिस थी ना सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस थी। वो 2-3 केसेस में मैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ था। तो फिर भगवती ने ठान ली कि मुझे जुडिशरी में आना है, लेना है। मैंने कहा आप नहीं ले सकते, मैं 76 से वर्ण व्यवस्था से पंगा ले रहा हूँ, आरएसएस से पंगा ले रहा हूँ, जब मैं कुछ नहीं था, सिर्फ लॉयर था, और मैं बोलता था कि हमारे सभी दुखों की जड़ ब्राह्मणवादी विचारसरणी है, आरएसएस है। लेकिन ये उत्तर हिंदुस्तान में लोग इतने दीवाने को समझते नहीं कि आरएसएस क्या है। इतनी जहरीली जमात दुनिया में दूसरे नहीं। मैं बड़े दावे के साथ, तू भी दिखाने को डरेगा तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा, लेकिन ये मेरा कहना है
तो इनको, जिसको हम बोलते हैं ना कि दूध के तालाब में सुसु करने वाले लोग, जब देश की कुछ प्रगति होती है, स्वतंत्रता मिली, तो इन्होंने सब देश चलाया हिंदू मुस्लिम करके। गांव गांव में इनके कार्यकर्ता थे, खुद गोलवलकर भी यूपी में देश चला रहा था, लेकिन किसी ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं ली, क्योंकि नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस कट्टर इनके विरोधी थे और बोलते थे कि ये गद्दार है, तो भी एक्शन हुई नहीं। आज तक वो कुछ भी करते, 18 बॉम्ब स्फोट उन्होंने परिवार ने किए, देश भर में किए, देश को सरकार टॉपल करने की कॉन्स्पिरेसी करी, नेपाल इसराइल की मदद लेने की भाषा करी, सब रिकॉर्ड है, तो भी उनके खिलाफ कुछ होता नहीं, क्योंकि सभी संवैधानिक संस्था पर, जैसा कि मालूम नहीं आपको, नाग मालूम है, नागोबा, जहरीला नाग, वैसे सभी संवैधानिक संस्था पर ही बैठे हुए हैं। और ये सरकार किसी की भी हो, उन्होंने तय किया था कि हम तो सत्ता भी नहीं आ सकते, चुनकर भी नहीं आ सकते, इसलिए पहले उन्होंने हिंदू धर्म का नाम लिया। पहले उनका ब्राह्मण धर्म था, तो ब्राह्मण धर्म से हिंदू धर्म क्यों आया, तो हम सबको चूतिया बना रहे। भाषा अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत चिढ़ है कि हमें कायम मूर्ख बनाने के लिए इन लोगों ने, इसलिए फिर मैं जज बना। तो मैं जज बना तो मेरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का अनुभव नहीं था, तो भी वहां सब आरएसएस वाले थे जुडिशरी में, तो मुझे सिंगल बिठाया जज, सिंगल जज, ताकि मेरी फजीती हो और मैं जाऊं। लेकिन उनको मालूम नहीं था मैं उन सबका बाप था। मैंने पहले दिन जजमेंट दिए, तो फॉरेस्ट एक्ट का और इनकम टैक्स एक्ट, उसको अमेंडमेंट करनी पड़ी सेंटर में। बाद में मैंने अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज नो ऑफेंस, इंडियन पिनल कोड से पहला सेक्शन हमने निकाला, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज नो ऑफेंस। देन हम ये एक्साइज भरते, हम कुछ भी लेते तब एक्साइज का बर्डन हम लेते, लेकिन तब मैं जज बनने के पहले वो उद्योगपति को जाता था रिफंड। यदि सरकार ने गलती से एक्साइज लिया तो वो जिसने गलती से दिया उसको जाता था, यानी ये सब हमारे जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन था कि कैपिटलिस्ट देता है, कैपिटलिस्ट हमसे वसूल करता है। हमने बोला जिसका टैक्स है गलती से आपने लिया वो उसको देना चाहिए, आपको क्या संबंध है, कैपिटलिस्ट को नहीं देना चाहिए। तो ये भी जजमेंट मैंने दिया, उसको राजीव गांधी ने अमेंडमेंट करी। मैं जज बना तब इंदिरा गांधी थी, उन्होंने खेत मजदूर और किसान इनके बच्चे जज होना चाहिए, ये पॉलिसी उनकी थी। उस पॉलिसी में हम जज बने और हमने जो काम किया एक्टिविस्ट करके जो किया, तो 4-5 तो जजमेंट ऐसे है कि जिसको पार्लियामेंट को कानून करना पड़ा। जुडिशरी का ये रामायण महाभारत दिखाया तो मैंने रिसिग्नेशन दिया जजशिप का 47 में, और मैंने क्या बोला कि देश अभी बिल्कुल बर्बाद होने वाला है, यदि ये वर्ण व्यवस्था वापस लाई। इन्होंने पहले गांधी का खून किया, बाद में बाबरी मस्जिद का उलझा लिया। वो क्या करते हैं कि देश विकास पर न जाए, विकास की दिशा में न जाए, इसलिए इनकी कोशिश होती है, हमेशा होती है। ये मैं बिल्कुल अभ्यासपूर्ण इसे कहता हूं कि ये हमारे दुश्मन है। और फिर वो क्या करते हैं कि संविधान को जलाया, तिरंगे को पैरों तले, देश भर मुस्लिम दंगे करे, तो देश सुखी कैसे होगा। फिर ये जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, ये जयप्रकाश जी भले अच्छे होंगे, उनको जब सबने बोला, मैडम इंदिरा ने बोला कि तुम आरएसएस आतंकवादी, तुम उनके साथ जा रहे हो, तो जयप्रकाश नारायण जी बोले कि यदि वो आतंकवादी तो मैं भी आतंकवादी। और वो आंदोलन खड़ा हो गया, उसमें उनकी सरकार आई और उसमें वाजपेयी बने फॉरेन मिनिस्टर, मुरली मनोहर जोशी बने शिक्षा मंत्री और आडवाणी बने INB मिनिस्टर। तो उसमें उन्होंने रामायण महाभारत ये अपने लोग सब जगह बिठा दिए,
मोसाद नाम की खतरनाक संगठन है इसराइल की, उसके साथ आरएसएस के कार्यकर्ते जोड़ दिए। एक जो प्रमोद महाजन था उसका पीए भी आरएसएस का कार्यकर्ता मोसाद का पड़ा हुआ था, मोसाद संगठन से जुड़ा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, तो देश को बर्बाद करने की साजिश करी। क्यों करते हो ऐसा? तो उनका लिखित है, टिळक, सावरकर और गोलवलकर, आप तीनों पढ़ो। उनका कहना है कि भारत के मालिक हम हैं, यानी आर्यभट्ट, और बाकी सब हम सब लोग हैं 2 जून के रोटी का अधिकारी है। मोदी ने 11 साल में क्या किया? सभी सार्वजनिक संस्थाएं बेची, सभी सार्वजनिक संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया और देश बर्बाद किया। आज हम ऐसे कगार पर है, यदि कोई दूसरी पार्टी भी सत्ता में आएगी तो तिजोरी को देख के रोएंगे, पैसे नहीं। और ये बांटते हैं, लाडली बहनें, हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर 10 लाख करोड़ का कर्जा है और देश पर मोदी ने 3 या 4 पट कर्जा बढ़ाया। तो जिसको कहते हैं कि कर्ज निकालो और दिवाली मनाओ, ऐसे ही मना के दुश्मन जैसे एक लड़ाई में पीछे जाते समय देश की एरिया की बर्बादी करते। लड़ाई तो आपने सुनी होगी। वैसे मोदी जब भी विड्रॉइंग देश बर्बाद करके जा रहा है, बहुत बुरा लगता है। और मैं जब देश भर के नेताओं को मिलता हूं तो लालू प्रसाद ने आडवाणी को अरेस्ट किया और उनको रोका था, इसलिए उनके प्रति हमारा आदर है। तो मैं आज के घड़ी में 2 ही नेताओं को मानता हूं। ये हमारे मित्र हैं दीपांकर भट्टाचार्य, ऑफिस में रहते हैं, मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, हमने उनको खुद देखा और मुझे लगा कि हमारे दोस्ती का लायक आदमी है। और राहुल गांधी के साथ मैं इस उम्र में हर दिन 25 किलोमीटर चला यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में। उनके साथ मेरा डायलॉग होता था, वो डायलॉग से मुझे मालूम हुआ कि ये सच्चा आदमी है। ना उसको प्राइम मिनिस्टर चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना पद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको। वो चाहता है जो हम चाहते हैं वैसा देश वो चाहता है। इसलिए ये 2 नेताओं के बिना तो मैं देश भर में भी घूमता हूँ, सबको मिलता हूँ बीजेपी के नेता छोड़ के, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के साथ में हूँ, समता पार्टी थी उनकी, मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष था। जब वो बीजेपी के साथ गए तो मैं उनको छोड़ा। आज भी मेरे नीतीश के अच्छे संबंध है। उन्होंने बोला कि आप जहां के वहां है, तो मैंने कहा मैं खुश हूं। तुम 20 साल सीएम यहां करके किया क्या? मैं बोले बहुत बिहार का विकास किया। मैंने कहा झूठ बोलते हो। मैं अभी एक ऑफिसर मुझे प्लेन में मिली थी, लेडी ऑफिसर है, वो बोलती है कि रेशो करप्शन का 40-60 है। तुम्हारे कितने पुल गिरे अभी? क्यों गिरते हैं पुल? क्यों रास्ते बना के खराब होते हैं? तो आपको शर्म नहीं आती कि हम देश के पसीने के पैसे तो किसी के बाप के नहीं है। सिर्फ जो समाज कष्ट करता है वही संपत्ति बनाता है, उसका शोषण होता है। वही अभी 100 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहे, उनके बाप के घर का है क्या? तो अनाज तो किसान नहीं उगाया है, किया है। तो ये सब जो चल रहा है ये देश को बर्बादी की ओर चल रहा है। तो इसलिए दीपांकर या राहुल जैसे लोगों को ताकत देना मेरा मैं कर्तव्य समझता हूँ। मेरी उम्र तो अभी 84 हो गई है, तो भी मैं आखिर तक काम करूंगा। बिल्कुल, इस उम्र में जब आप 84 में, कल जब आप मार्च चल रही थी और सीपीआईएमएल के मार्च को आपने ज्वाइन किया, यहीं से आपने ज्वाइन किया। हाँ, नहीं मैं ऑफिस से ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन दीपांकर ने बोला कि आपको ये धूप मालूम नहीं है पुनः ये पटना की। तो आप, मैं थोड़ा और जानना चाहूंगा विस्तार से कि आप राहुल गांधी जो दीपांकर जी की बारे में जो कह रहे थे, बतौर पार्टी या भाकपा माले को कैसे देखते हैं? और वही तो मैं देश का भविष्य देखता हूँ। मैं 2 नेताओं को देश का भविष्य देखता हूँ। उन दोनों ने किसी हालत में, मुझे मालूम है कि 100 गुण तो किसी के जमते नहीं, कॉम्प्रोमाइज तो है। मैं कल दीपांकर को बोला चलते समय, यार मुझे तो एक भी पार्टी अच्छी नहीं लगती है,
लेकिन तुझे कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। अभी देखो कल उनको स्टेज पर जाने के लिए इतनी तकलीफ हुई, मैं उनके बैच पीछे चल नहीं सका। स्टेज पर मेरे लिए कुर्सी थी पर लेकिन मैं नहीं गया, क्या जाके करेंगे। तो आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को, विशेषतः बिहार, बंगाल, जहां मैं हूं, मैं सबको एक संदेश देता हूं कि आज देश को बचाने के लिए दो ही नेता है। कांग्रेस भी नहीं मैं कहता, सिर्फ राहुल गांधी और भट्टाचार्य का भाकपा माले है। सर, आप जज रहे हैं और इस दौर में न्यायपालिका के ऊपर कई सारे सवाल हैं, कई सारी बातें कही जा रही हैं, उसके कई सारे फैसले को लेकर के संदेह की स्थिति पैदा हो जाती है। अरे बेटा, क्या इलेक्शन कमीशन है, क्या जजेस की रिक्रूटमेंट है। तुम्हारे यहाँ के चीफ जस्टिस गए ना, उनका क्या बैकग्राउंड है। तो मैंने पहले बोला आपको कि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर और मीडिया पर मोदी ने कब्जा किया। तो रहा क्या, इलेक्शन कमीशन का कानून बदला और मोदी और शाह कहेंगे वो इलेक्शन कमीशन। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को कोई प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता, ये कानून बनाया। तो अभी वो क्या रहा है, वो तो टाइगर हो गया, उसको कोई अभी डर ही नहीं, ना प्रोसिक्यूशन के डर है, ना अपोजिशन के डर है, और वो इलेक्शन कंडक्ट करेगा देश का। तो सभी जगह इलेक्शन वोट चोरी। मैं तो 2014 से बोलता हूं, मोदी ने पहले ईवीएम मैनेज करना सीखा। जिनने सिखाया वो एक्सपर्ट मुझे मालूम है। मोदी जो प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले मोदी ने जिनका कंसल्टेशन लिया था वो सब, लेकिन वो मरते बेचारे, डरते। तो पहले ईवीएम किया, बाद में हम जब ईवीएम मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में गया था ईवीएम के खिलाफ, मुझे कुछ नहीं मिला, ये गोगोई था उसके सामने था। तो हम ईवीएम की तरफ देख रहे थे। पंडित नेहरू ने बोला है कि संघ जब बोलता है कि हम पूरब में जा रहे हैं तो हमें दूसरे 3 दिशा ढूंढनी होगी। तो हम ईवीएम के लिए लड़ रहे थे, इन्होंने वोटर्स लिस्ट बनाई नहीं, काल्पनिक नहीं बनाई। तो ये सब धर्म के नाम पर चल रहा है, काल्पनिक दुनिया में हमें लेके चल रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं, आज जुडिशरी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, आईबी, ये सब। आईबी का तो एक भाई आईबी का प्रमुख होता है, दूसरा भाई आरएसएस का प्रमुख होता है। तो आरएसएस के आईबी इंफॉर्मेशन किसको देगी, दे ही नहीं सकती। मैडम इंदिरा को मारा तब मिलिट्री का जनरल वैद्य था, आईबी का प्रमुख वैद्य था, आरएसएस का प्रमुख वैद्य था। मैडम को बोला कि स्वर्ण मंदिर में बहुत बड़ा बारूद है, बारूद तो नहीं मिला, 10-5 यात्री की मिले, उनके पास स्टेन गन थे, लेकिन उसके लिए मंदिर को जलाया, बर्बाद किया। तो सिख चिढ़ गए और इंदिरा गांधी की मृत्यु तय किया। राहुल गांधी को कौन भेजा, तो इंदिरा गांधी का नेशनल एडवाइजर, और जो एडवाइजर थे। तो किसी की भी सरकार हो, ये सब मैंने बोला कि जहरीले नाग जैसे बैठे हैं और वो सलाह देते हैं, किसी को पार्टी को स्वतंत्रता नहीं। मैं कल भट्टाचार्य को बोला, यार तेरे हाथ में ऐसी ताकत आनी चाहिए कि तू सरकार को डिक्टेट कर, जैसे कि यूपीए में लेफ्ट डिक्टेट कर रहे थे। जरूर नहीं सत्ता में आने की, लेकिन हमारे नंबर ऐसा चाहिए कि हम सबको डिक्टेट कर सके। महाराष्ट्र में दलित आंदोलन का एक बड़ा इतिहास है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप उस विषय पे कुछ। नहीं, ऐसा है कि मैं तो 76 से अम्बेडकरवादियों से जुड़ा हूं। पहला मेरा पब्लिक अपीयरेंस औरंगाबाद में बाबा साहब अम्बेडकर लॉ कॉलेज, मिलिंद लॉ कॉलेज उसका नाम था कुछ। तो मेरा पहला अपीयरेंस 1976 में हुआ। वो बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मेरा आज तक अम्बेडकरवादियों से घनिष्ठ संबंध है, लेकिन उनके सब नेते प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मोदी को मदद कर रहे हैं। मायावती देखो, पासवान देखो, जो नाम लेने की जरूरत नहीं किसी। तो महाराष्ट्र की जो दलित आंदोलन थी वो खत्म हो गई है।
खत्म, उनके भी टुकड़े हो गए। एक ही बार सब दलित महाराष्ट्र के एकत्र आए थे तो उनको 5 MP मिले थे, 5 MP थे उनके। लेकिन अभी एक तौर पे मतलब मेरा ये कहना है कि महाराष्ट्र के दलित आंदोलन की एक बड़ी चर्चा रहती है, और खास करके हिंदी पट्टी में जो दलित आंदोलन या दलित नेता, जैसे आपने नाम भी लिया जिन लोगों का, वो हिंदी पट्टी से हैं, और आमतौर पर ये कहीं ना कहीं बीजेपी और RSS के साथ ही दिखाई देते हैं अलग अलग अवसरों पे। लेकिन महाराष्ट्र की दलित आंदोलन की अपनी एक पहचान रही है। तो मैं उस यात्रा उसकी और थोड़ा मैं आपकी मैं दलित पैंथर से जानता हूँ, बहुत अच्छा कड़क संगठन था, बहुत विद्वान लोग थे, पांतावणे थे, या मैं सबके नाम नहीं जानता। वो अभी जिसके जिक्र हुआ था वो अमर सिंह का दामाद थे, एनीवे मैं याद दिलाऊंगा। तो बहुत अच्छे लेखक थे, कवि थे, बहुत अच्छा उर्मी थी उनके पास वो सब। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के कांग्रेस वालों ने पहले उनको क्या बोलते हैं, उसकी धार कम कर दी। अंबेडकर जी तो विश्व विद्वान थे, लेकिन उनको प्रोत्साहन देने वाले हमारे मराठा थे, दो सयाजीराव गायकवाड़ थे, शाहू थे। यदि उन्होंने, ऐसे हमारे देश में कई विद्वान हैं, जैसे कि मेरे गुरु है जस्टिस PB सावंत, बहुत विद्वान थे, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे। तो ब्राह्मणवादी सोच के विरुद्ध जो लोग हैं उनको इन्होंने कई ढंग अपना के कदम किया। वही हुआ, अंबेडकर विचारों का भी वही हुआ। तो इसलिए हमारे महाराष्ट्र की अम्बेडकरवादी चळवळ बहुत अच्छी थी, आज नहीं। और हमारे सब अम्बेडकरवादी नेता ही बहुत अच्छे थे, आदर्श थे, आज नहीं। तो इनका मैं सबको विनती करता हूं कि सोचो बाबा साहब ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। उन दो किस्सों पे सर थोड़ा हम जिक्र करना चाहेंगे। जब मैं देख रहा था, एक तो जब मंच पे नितिन गडकरी थे और आपने मन से जब कहा था कि झूठे प्रधानमंत्री को आपने थोप दिया, आप क्यों नहीं बन जाते, आप ज्यादा बेहतर रहता उससे। और दूसरा जो वो मेरी राजनीति थी, मैं गडकरी को भी नहीं चाहता, वो मेरी राजनीति थी। क्योंकि गडकरी और मोदी में ज्यादा फर्क नहीं है। गडकरी मीठी छुरी है और मोदी जहरीली छुरी, छुरी एक है। जस्टिस लोया वाले मामले में आपने कहा था कि हो सकता है कि मेरी भी हत्या हो सकती है, तो उस पे जो आपने मेरा बहुत अभ्यास किया है, लेकिन मुझे समय नहीं है। थोड़ा मैं इस पे चाहूंगा कि तो लोहिया के बारे में जो भी स्टोरी बनाई है वो सब झूठ है, वो सब झूठ है। वह के लोहिया रवि भवन में थे, झूठ है। शादी में गए थे, झूठ है। वो ड्यूटी पर गए थे नागपुर। आप तो इस केस से सीधे जुड़े भी हुए रहे। हाँ? आप तो इस केस से सीधे जुड़े रहे हैं। नहीं, लोहिया ने मुझे मैसेज भेजा था। लोहिया ने कि मुझे बहुत तकलीफ है। क्या है कि महाराष्ट्र में जुडिशरी में बहुत थोड़े दिन रहा, तो भी नॉन ब्राह्मीण जजेस मुझे मानते हैं, आज भी मानते हैं, क्योंकि मैं वहां भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही बोलता था और उनको मालूम है ब्राह्मणवाद क्या है। तो लोहिया ने उनके 2 दोस्त मेरे पास भेजे थे कि ये जजमेंट देने को कह रहे, 100 करोड़ देने को कह रहे। मैंने कहा तेरी ईमानदारी, तेरा सवाल है। लेकिन वो बेचारा ईमानदार था। मैंने प्रशांत भूषण को भी फोन किया, यार ये हम इसमें क्या कर सकते हैं, सोचो जरा। तो उनको फोन आया था, ये याद है। लेकिन मैंने बोला, वो बोले कि इसकी तो नौकरी जाएंगे, हम कुछ पिटीशन करेंगे। तो वो नौकरी जाती तो अच्छा होता, लेकिन तो भी वे छोड़ते नहीं, क्योंकि कैट वॉज आउट ऑफ बैग। ये छोड़ते नहीं, उसका मृत्यु तो तय हुआ था। करकरे को मारा इन्होंने। करकरे ने जो कॉन्स्पिरेसी खोजी थी इनकी, महात्मा गांधी के मर्डर के 100 गुना ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थी इनकी, हिंदू राष्ट्र बनाना, देश को टॉपल करना, इसलिए करकरे को मारा। तो
जुडिशरी के बारे में क्या बोलेंगे? अभी जो चीफ जस्टिस है, मैं जब जज था तो वो विद्यार्थी थे लॉ के, और मुझे फंक्शन में ले जाते थे। मेरे अच्छे दोस्त थे, उनकी फैमिली, माता पिता, लेकिन उनकी आज कोंडी है, कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत ही उम्मीद थी कि 6 महीने में कुछ तो देश बदलेगा, लेकिन नहीं हुआ। तो जुडिशरी से क्या अपेक्षा करें? मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता कि जजेस ऐसे बिहेव कर रहे हैं। वो दत्ता क्या है, वो दूसरा एक जज बोला ना, राहुल के खिलाफ, बोलने जरूरत ही नहीं थी। और अभी भी कई जजेस है, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं, मैं एक्टिविस्ट हूं। तो कोई भी एक चीफ जस्टिस मुझे मिले, एक फंक्शन में मिले, सर मुझे पहचानते कि नहीं? मैंने कहा तेरे बाप को भी पहचानता, लेकिन मैं एक्टिविस्ट हूं, मैं क्रिमिनल हूं, इसलिए मैं किसी को नहीं मिलता। मैं एथिक समझता हूं। मतलब है कि हमें कुछ भी हो जाए, हमने स्लोगन दी थी, हमने प्रतिज्ञा करी थी कि ना मैं पुलिस को डरूंगा, ना मैं जेल को डरूंगा, ना मैं मरने को डरूंगा। 47 की उम्र में करी थी, तो आज क्या करेंगे वो? तो 40 साल तो मैं जिंदा हूं ना। मैं टारगेट भी हूं। उनके लोग, जो परिवार के लोग, संघ परिवार के, वो जो जेल में थे, तो उन्होंने कन्फेशन दिया है, कोलछे पटेल हमारा टारगेट है। तो मैं क्या करूं? घर में बैठू? मारो, मारना है तो मारो। चलिए सर, शुक्रिया आपने। नहीं नहीं, आप थोड़ा जल्दी आते तो मैं बहुत बात करता आपसे, मेरे पास बहुत मटेरियल है, लेकिन ठीक है, इतना तो इम्पोर्टेंट दिया है मैंने। बहुत हमने मार खाया है दुनिया में, जिंदगी में। सबसे ज्यादा धोखा मुझे नीतीश और जॉर्ज फर्नांडिस से दिया। मैं वो सब ज्यादा लेफ्टिस्ट फर्नांडिस, इसलिए मैं उनके साथ गया। समता पार्टी का मैं अध्यक्ष बना, और उनके बैंक में करोड़ों रुपए, मेरे पास ट्रेन के टिकट भी नहीं था पार्टी चलाने के लिए, तो मैंने पार्टी चलाई। एक बार मेरे पैसे खत्म हो गए थे, टीसी ने मुझे स्टेशन के बाहर छोड़ा कि सर अभी आप काम करते मालूम है, लेकिन आपको बाहर जाने के लिए तकलीफ होगी, तो टीसी ने छोड़ा। तो हम बहुत सादी सीधी जिंदगी। अभी ये सब जो चल रहा है, हम जो देश भर घूम रहे हैं, तो मेरा बेटा अच्छा वकील है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अभी मेरा खर्चा चलता है। मेरी खेती है 25 एकड़, वो मैंने अनाथ बच्चों को दी है। हमने 25 एकड़ ड्रिप करके, आपके यहाँ नहीं चलता है, ड्रिप करके खेती दी है। अभी मैंने पोस्ट लिखा है कि हमें किसी का डोनेशन नहीं चाहिए, हम न किसी की ग्रांट लेते हैं। लोग बोलते हैं कि हम पैसे देंगे, मेरे कहा ऐसे पैसे नहीं हम लेंगे, तुम आश्रम में जाओ, जो बच्चों को चाहिए वो दे दो। तो लोग जाते हैं, भर भर के देते हैं। हमारे अगले 5 साल के खाना बुक है, और बच्चे मजे में है। मैं खुद अनाथ आश्रम में था। मेरी तो शिक्षा इतनी संघर्षदायक थी कि पूछो मत, लेकिन बाद में बोले कैसे थोड़ी मैं थोड़ा जाऊंगा 5 मिनट सर। वो जो यात्रा रही आपकी, कि किन परिस्थितियों में, क्योंकि आप जिस पृष्ठभूमि से तो मजदूरी था। तो जब गया तो 5 किलोमीटर हर दिन बेयरफुट पैदल जाता था स्कूल। ये तो जाते हैं बिहार के बच्चे, आज भी जाते हैं। लेकिन मैंने कंपाउंडर का काम किया, मैंने बैंक में सिपाही का काम किया, मैंने प्राइवेट ट्यूशन किया, मैंने रात को पेट्रोल पंप पे काम किया, मैंने क्या नहीं किया। फिर मैं एलएलबी करते समय टीचर बना, और 30 किलोमीटर तो मैं हर दिन साइकिल चलाता था। लॉ कॉलेज से वो स्कूल जाके आना, 30 नहीं 40 ज्यादा होगा, 25 किलोमीटर। मैं 25 किलोमीटर पैदल चलता था। तो अभी 25 किलोमीटर पैदल चलने में कुछ नहीं, मुझे तकलीफ हुई। और हमने 2 समय की रोटी नहीं थी। जो बैल यानी जानवरों को ग्रास लगाते हैं, हमारे महाराष्ट्र में है वो, उसके ऊपर का भाग कट करके हम खाते थे। तो बहुत तकलीफ में हमने जिंदगी, लेकिन खुश है। जिसको खुद की परवाह नहीं, उसकी जिंदगी अच्छी होती है। जो दूसरों के लिए विचार करता है, उसको कभी बीमारी नहीं आती है।
मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं कुछ मेडिसिन नहीं लेता। मेरे 2 दामाद बेटे दामाद डॉक्टर है, मेरी बेटी डॉक्टर है। हम बोलते हमारे बॉडी को टच नहीं करना। अभी भी हम सब साथ थे, कल आया इधर तो महाबलेश्वर में थे, तो मुझे सर्दी जुकाम हुआ, तो दामाद बोला बाबा ये तो ले लो। मैंने कहा बिल्कुल ले लेंगे। मैं नारियल पानी पिया 2 दिन, फिट हो गया। लगता है कि मैं बीमार हूँ? नहीं लगता। तो मेरा मेरा तरीका है लाइफ जीने का। अभी सुबह उठ के मैं यहाँ कुछ नहीं लिया, एक जानबूझकर मैं यहाँ वो हैंड कार्ट लेता हूँ जो चलाता है आदमी, उसको वो बोलता है 20 रुपए दे दो। मैंने कहा चल यार 100 रुपए देते हैं। नारियल पानी की दुकान दिखाओ, वहां जाते 2-3 नारियल पानी पीते, उसकी मलाई खाते, जब मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। तो भाई लाइफ तो जी रहा हूं, आई एम एंजॉइंग, आई हैव नो टेंशन। मेरे खुद के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करेंगे लोग, ऐसा है। और मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ, यदि खुद के बाद खुद का न सोचते हुए समाज का सोचेंगे तो आपको ज्यादा जिंदगी मिलेगी, फिट जिंदगी मिलेगी, मेडिसिन की जरूरत नहीं, आईसीयू तो बिल्कुल नहीं।